Hello folks, how are you? Hope you are doing great. This is Engineer S. Kumar. Friends, believe me, you are going to love this video. So do like and subscribe it so that we can bring forth more and more conceptual videos in front of you. Right now we are dealing with the notion of pseudo forces, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. I do ensure after watching this video, each and every concept will get clarified and there will not be any misconceptions left. This video is going to help those who are preparing for their competitive exams and 11th examination. So let's start our topic. Folks, सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां ऑब्जर्वर रहता है, जहां ऑब्जर्वर का घर है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यानी ऑब्जर्वर का लोकेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. जहां पर ऑब्जर्वर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. आप कह लो ऑब्जर्वर का घर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. इनफैक्ट ऑब्जर्वर ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ऑब्जर्वर ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. इज दैट क्लियर? ऑब्जर्वर का लोकेशन, ऑब्जर्वर का घर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. सो वी आर गोइंग टू डील विद दीज नोशंस विथ एन एग्जाम्पल. एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों हम लोग इन नोशंस को समझते हैं. बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है. लेट्स से दिस इज एन एलिवेटर. ये एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर के सीलिंग से एक बॉब लटका हुआ है जिस बॉब का मास 2 kg है. फाइन फॉक्स, ये एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर के सीलिंग से स्ट्रिंग के थ्रू ये बॉब लटका हुआ है और जिस बॉब का मास 2 kg है और ये स्ट्रिंग मासलेस है. फाइन. नाउ लेट्स से दिस एलिवेटर गोज अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एलिवेटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा. आई हैव 2 डियरेस्ट स्टूडेंट्स. मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, मेरे 2 प्यारे स्टूडेंट्स हैं. एक मिस्टर एंडरसन है और दूसरा मिस्टर बिल है. मैंने मिस्टर एंडरसन और मिस्टर बिल दोनों को कहा कि फॉक्स आप टेंशन निकालो. आई टोल्ड देम टू फाइंड आउट, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन. यानी इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन लगेगा, इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा, दैट दे हैव टू फाइंड. ये स्ट्रिंग कितना फोर्स लगाएगा इस मास पर, इस बॉब पर, दैट दे हैव टू फाइंड. यानी टेंशन की फोर्स एंडरसन और बिल दोनों को निकालनी है. तो एंडरसन की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एंडरसन है, ये प्यारा सा एंडरसन है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा प्यारा स्टूडेंट है ये एंडरसन, जिसको कि मैंने ए नाम दिया. ये प्यारा सा ए, प्यारा सा एंडरसन. और ये एंडरसन ग्राउंड पर है. ये एंडरसन कह लो ग्राउंड फ्रेम में है. और दूसरा स्टूडेंट जो है मेरा मिस्टर बिल, वो एलिवेटर के अंदर है. तो आप कह लो जो बिल है वो एलिवेटर फ्रेम में है, वो एलिवेटर के फ्रेम में है, ये एलिवेटर के अंदर है. फाइन. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों? ये क्लियर है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर का लोकेशन, जहां पर ऑब्जर्वर है. सो दिस इज ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस वन इज एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यहां पर एंडरसन है और यहां पर बिल है इसके अंदर. नाउ एंडरसन हैज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन. व्हाट ही विल डू, he will be analyzing the forces acting on this mass. He is going to analyze the forces acting on this bow and write the equation for Newton's laws of motion. Fine. Let's say ये मेरा बोब है, ये मेरा मास है. फाइन.
अब इस मास पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले तो इस मास पर अर्थ लगा रही है mg, फाइन फोर्स। अर्थ mg फोर्स लगा रही है इस बॉब पर, और दूसरी फोर्स इस बॉब पर टेंशन वाली है जो स्ट्रिंग लगा रहा है, फाइन। ये स्ट्रिंग लगा रहा है और ये mg अर्थ लगा रही है। तो ए इन्फर क्या करेगा? ए इन्फर यही ड्रॉ करेगा कि ये मास जो है, ये बॉब जो है, वो भी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा, वो भी ए एक्सीलरेशन से एलिवेटर के साथ ऊपर जा रहा है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस मास, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉब विथ रेस्पेक्ट टू एंडरसन? दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी द एक्सीलरेशन। क्योंकि जो एक्सीलरेशन एलिवेटर का है वही एक्सीलरेशन इस बॉब का है, क्योंकि ये बॉब एलिवेटर के सीलिंग से अटैच्ड है, फाइन फोर्स, राइट। सो ही इज गोइंग टू राइट द इक्वेशन दैट इज T minus mg इक्वल्स टू ma। हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव माना। आप नीचे के डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो और ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हो, देयर विल नॉट बी एनी इश्यूज। ट्रेडिशनली हम पॉजिटिव, जिधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है उधर पॉजिटिव मानते हैं, फाइन। तो यहां पर बॉब, ये अगर बॉब है तो इसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर है, दैट्स वाई मैंने ऊपर पॉजिटिव माना और नीचे नेगेटिव माना। सो दिस इज माई इक्वेशन। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन एज mg plus ma, that is equal to m into z. What is m? m is 2 kg. मैं इस बॉब को स्टडी कर रहा हूं, this is the mass under study, this bob is under the study. So 2 kg, 2 into 10, ग्रेविटी की ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने 10 लिया, प्लस 2 into 2, बॉब की एक्सीलरेशन क्या होगी? वही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी जो एलिवेटर का एक्सीलरेशन होगा, फाइन फोर्स। सो फ्रॉम हियर वी हैव द वैल्यू 24 न्यूटन। यहां से 24 न्यूटन वैल्यू आया टेंशन का, और ये वैल्यू किसने निकाला? मेरे पहले स्टूडेंट ने निकाला, मिस्टर एंडरसन ने निकाला। चलो अब फ्रेंड बॉब बिल के पास चलते हैं, यानी मेरे दूसरे स्टूडेंट बिल के पास चलते हैं। तो बिल को ये बॉब कैसी दिखाई दे रही होगी, किस स्टेट में दिखाई दे रही होगी? ये बॉब रेस्ट में दिखाई दे रही होगी। इस बिल को ये बॉब रेस्ट में दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बिल भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से अप जा रहा। बिल एलिवेटर के अंदर है, तो एलिवेटर के साथ ही ये ऑब्जर्वर, ये बिल जो है, ये बिल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इस बिल को ये बॉब रेस्ट में दिखेगी। नाउ बी इज गोइंग टू एनालाइज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉब। तो बी एनालाइज करता है इस बॉब पर फोर्सेस। सबसे पहला तो ये mg है, और दूसरी ये टेंशन वाली फोर्स है, फाइन। हैज इट बीन क्लैरिफाइड? और ये बॉब रेस्ट में है, अनएक्सीलरेटेड है, इस बॉब का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि इस बी को ये बॉब रेस्ट में दिखाई देगा। सो ही इज गोइंग टू इन्फर T equals to mg, fine folks, and from here he will get the value of T at 20 Newton. Oh, what the hell is there? There are two values for tension. Tension force की दो वैल्यू, how is it possible? 20 न्यूटन भी और 24 न्यूटन भी, ये पॉसिबल कैसे? एक ही रस्सी दो फोर्सेस कैसे लगा सकती हैं? चाहे ऑब्जर्वर यहां हो, चाहे ऑब्जर्वर यहां हो, बट ये जो स्ट्रिंग है, ये जो मासलेस स्ट्रिंग है, जो फोर्स लगाएगा इस बॉब पर, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। तो कोई ना कोई इनकरेक्ट वैल्यू है इन दोनों में। सो मैंने क्या किया एज ए टीचर, मैं इस पूरे सेटअप को लैब ले जाऊंगा और वहां पर मैंने इसको वेरीफाई किया, वहां पर मैंने टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट की, और टेंशन की वैल्यू कम्स टू बी 24 न्यूटन,
फाइन, लैब फ्रेम में मैं जब इस सेटअप को लैब ले गया, वहां पर टेंशन की वैल्यू 24 न्यूटन. सो दिस इज माई करेक्ट वैल्यू एंड दिस वन इज इनकरेक्ट वैल्यू. इज दैट क्लियर? यहां पर टेंशन की फोर्स निकालने के लिए एंडरसन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगाया एंड ही गॉट द करेक्ट वैल्यू. और यहां पर एलिवेटर फ्रेम में इसी बिल ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाया टेंशन की फोर्स निकालने के लिए एंड ही गॉट द रॉन्ग वैल्यू. इज दैट क्लियर? तो एलिवेटर फ्रेम की दो बातें हैं. पहला कि एलिवेटर फ्रेम इज एक्सीलरेटेड with respect to some inertial frame of reference. और यहां पर ग्राउंड फ्रेम, यहां पर ग्राउंड. क्या ये एलिवेटर एक्सीलरेटेड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? यहां पर ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो क्या ये एलिवेटर एक्सीलरेटेड है ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में? जी हां, बिल्कुल एक्सीलरेटेड है. फाइन. और दूसरी बात, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड. फाइन फोक्स. तो एलिवेटर फ्रेम की दो बातें. द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस एलिवेटर फ्रेम इज एक्सीलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यहां पर ग्राउंड. और दूसरी बात, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड. बच्चों, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही बेस लॉ है और इसी लॉ से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिराइव करते हैं. तो जब मैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ की बात करूं तो न्यूटन्स के तीनों लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं. सो वी कैन इन्फर दैट in elevator frame Newton's laws of motion are not valid and elevator frame is accelerated with respect to inertial frame of reference, that is ground right now. तो ग्राउंड को हम अप्रोक्सीमेटली, अर्थ को हम अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं. एक्चुअल में ये 100% इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट अप्रोक्सीमेटली मैं ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकता हूं. ग्राउंड की जो एंगुलर वेलोसिटी की चेंज है वो बिल्कुल कम है. दैट्स व्हाई वी कैन अप्रोक्सीमेटली टेक ग्राउंड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फाइन. अगर मैं ग्राउंड फ्रेम की बात करूं तो इसकी भी दो बातें हैं. पहली बात, ग्राउंड फ्रेम इज अनएक्सीलरेटेड. Ground frame is unaccelerated with respect to inertial frame of reference. और दूसरी बात, Newton's laws of motion are valid. यानी ग्राउंड फ्रेम की भी दो बातें. द फर्स्ट थिंग इज दैट द ग्राउंड फ्रेम इज अनएक्सीलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू सम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. इसीलिए तो फ्रेंड्स, एंडरसन जो मेरा स्टूडेंट है उसका वैल्यू करेक्ट आया था. उसका वैल्यू टेंशन की फोर्स करेक्ट आई थी. उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई किया and he got the correct value of tension. Fine. तो ऐसे फ्रेम को बच्चों हम क्या कहते हैं? ऐसे फ्रेम जो कि अनएक्सीलरेटेड हो और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो, तो ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. यू कैन जॉट इट डाउन. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अनएक्सीलरेटेड है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड है इसमें. फाइन. स्पेसिफिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. और ऐसे फ्रेम को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो कि एक्सीलरेटेड है विद रिस्पेक्ट टू सम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड.
स्पेसिफिकली सेकेंड लॉ इज नॉट वैलिड। तभी तो जब मेरे स्टूडेंट बिल ने टेंशन की वैल्यू निकाली तो ही गॉट रॉन्ग आंसर। फाइन फॉक्स, दिस हैज बीन क्लैरिफाइड। बट बिल इज अ वेरी क्लेवर गाय। बिल चाहता है कि he wants the value of tension, he wants the value of tension a correct one। तो वो करेक्ट वैल्यू टेंशन का चाहता है। सो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू डू सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। वो कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करता है। तो अब बिल को ये बॉब तो रेस्ट में दिख रहा है, फाइन, मैं फिर से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस पर फोर्स को एनालाइज कर रहा हूं। फाइन, ये बॉब है, इस बॉब पर mg फोर्स लगा नीचे और टेंशन की फोर्स ऊपर। फाइन, बिल ने क्या किया, बिल ने इस बॉब पर नीचे की ओर, नीचे के डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स ma लगाया। फाइन, बिल ने इस बॉब पर नीचे की ओर एक एक्स्ट्रा फोर्स ma लगाया। इस फोर्स का डायरेक्शन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट है और इसका मैग्नीट्यूड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन inertial frame of reference with respect to some inertial frame of reference. Fine. Is that clear? What he is doing, what Bill is doing, he is in the non-inertial frame of reference, but he still wants to use Newton's laws of motion. Fine. I told you that Newton's laws of motion are not valid in non-inertial frame of reference. So Bill was in non-inertial frame of reference. So he could not apply Newton's laws of motion, but he still wants to use Newton's laws of motion to have the correct value of tension. So what he will do, he is going to include an extra force over here, an extra force over here. The direction of this force is opposite to the direction of the acceleration of non-inertial frame of reference, and magnitude is mass of the object under study times acceleration of the non-inertial frame of reference. Fine. तो ऐसे तो बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं। बट स्टिल आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो एंड स्टिल यू वांट टू यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, व्हाट यू हैव टू डू, you have to include an extra force whose direction should be opposite to the direction of the acceleration of non-inertial frame of reference with respect to some inertial frame of reference, and its magnitude will be mass under study times acceleration of the non-inertial frame of reference. Fine. So right now what should be the equation? T minus ma minus mg equals to 0. Right now this will be the equation. If I have included an extra force on this ball, this is my equation. अभी भी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डील कर रहा हूं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगा रहा हूं। दैट्स व्हाई आई हैव टू इंक्लूड एन एक्स्ट्रा फोर्स ओवर हियर whose direction is opposite to the direction of the acceleration of non-inertial frame of reference and whose magnitude is mass under study times the acceleration of non-inertial frame of reference. So from here I have got this value. ये still ये बॉब रेस्ट में है क्योंकि बिल को ये बॉब रेस्ट में दिखेगा, that's why that is equal to 0. So from here we got the value of tension 24 Newton and this is my correct value. Is that clear? Is that clear, folks? Now, let me summarize. Inertial frame of reference unaccelerated है। Inertial frame of reference unaccelerated होते हैं। Fine. Unaccelerated की अगर मैं बात करूं तो unaccelerated का मतलब या तो फ्रेम रेस्ट में है, unaccelerated का मतलब
या तो फ्रेम रेस्ट में है या तो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन वेलोसिटी। अनएक्सीलरेटेड का मतलब या तो फ्रेम रेस्ट में है या तो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब दिस इज unaccelerated frame of reference. Inertial frame of reference is unaccelerated with respect to some other inertial frame of reference. The first point. Second point is that Newton's second law of motion is valid in inertial frame of reference. Now come to non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference is accelerated with respect to inertial frame of reference, and Newton's laws of motion are not valid in non-inertial frame of reference. But if we want to use Newton's laws of motion in non-inertial frame of reference, what we have to do? We have to include an extra force here. We have to include an extra force. And this extra force, this imaginary force, this unreal force, this fake force are called pseudo forces. Is that clear? Pseudo force मतलब fake force, pseudo force मतलब धोखे वाली फोर्स, pseudo force मतलब इमेजिनरी फोर्स। तो pseudo force की जरूरत मुझे तब पड़ी जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं एंड स्टिल आई वांट टू यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देन आई डू हैव द नीड ऑफ pseudo force. Fox, is that clear? टेक्स्ट बुक में आप pseudo force के डिनोशन को, आप pseudo force को इस मैथमेटिकल टूल में आप देखते हो, फाइंड फॉक्स। टेक्स्ट बुक में pseudo force कुछ ऐसा होता है, F इक्वल्स टू माइनस एम ए, फाइन, where A is the acceleration of non-inertial frame of reference or observer. चाहे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन कह लो, चाहे आप ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कह लो, क्योंकि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सीलरेशन होगी वही एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर की होगी, क्योंकि ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, फाइन। तो एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर with respect to inertial frame of reference. Is that clear? And this m is mass of the object under study. Mass of the object under study. Negative sign shows that the direction of pseudo force is opposite to the direction of the acceleration of the observer or direction of the acceleration of the non-inertial frame of reference with respect to inertial frame of reference. This is all about pseudo forces. Friends, मैं आपको एक टास्क देता हूं और इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहना। Pseudo, in spite of the fact that we need pseudo force in non-inertial frame of reference, still pseudo forces are inertial forces. Pseudo force की जरूरत मुझे कब पड़ी? जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगाऊं, तब मुझे फेक फोर्स की जरूरत पड़ी, तब मुझे pseudo force की जरूरत पड़ी। स्टिल pseudo force को इनर्शियल फोर्स कहा जाता है, इनर्शियल फोर्सेस कहा जाता है, जबकि इसकी जरूरत मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है, फिर भी इसे इनर्शियल फोर्सेस कहा जाता है। व्हाई इट इज सो? थैंक यू वेरी मच।